पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक बहुत पुरानी कोयले की खान थी, जहां हर साल हजारों टन कोयला निकलता था। मंगरू और उसका बेटा कोयला खान में मजदूर के रूप में काम करते थे। खान का ठेकेदार था राहुल चौधरी। मजदूर लाइन में खड़े हैं और ठेकेदार उन्हें मजदूरी बांट रहा है। जल्दी जल्दी चल कर आओ, इतने मर मर कर क्यों चल रहे हो? मालिक, कल मैंने ओवर टाइम किया था, उसके पैसे भी दे दीजिए। काहे का ओवर टाइम? उस दिन तुम काम पर लेट आए थे तो मैंने तुम्हारे पैसे काटे क्या? मालिक, उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी। बहाना मत करो, ओवर टाइम का ध्यान रहता है और लेट आने का ध्यान नहीं रहता। आज के पैसे पकड़ो और जाओ यहां से। मंगरू का बेटा दीप अक्सर उससे पूछा करता, पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर हो पाएगी? हम शहर जाकर घर कब ले पाएंगे? बेटा, बस कुछ साल और, 2-4 साल में हमारे पास काफी रुपए जमा हो जाएंगे और हम कोयला खान में काम छोड़कर शहर जाकर कोई अच्छा धंधा कर पाएंगे। तुम में से जो भी 1 साल तक अपनी मजदूरी नहीं मांगेगा, उसकी मजदूरी मेरे पास जमा होती रहेगी और 1 साल बाद मैं उसे 20% ब्याज लगाकर मजदूरी दूंगा। इसमें तुम्हारा फायदा है। मंगरू और उसके बेटे ने 1 साल लगातार मजदूरी नहीं ली और अपने पैसे ठेकेदार के पास ही जमा रहने दिए, ताकि 20% ब्याज के साथ उन्हें 1 साल बाद ज्यादा पैसे मिल सकें। लेकिन 1 साल बाद ठेकेदार के मन में खोट आ गई। 1 साल बाद जब मंगरू ने पैसे मांगे तो ठेकेदार बहाने करने लगा। मैंने जिस स्कीम में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया था वो स्कीम डूब गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह आधे पैसे ही निकल आए। ठेकेदार ने कुछ दिनों बाद मजदूरों को उनके आधे पैसे दिए और आधे पैसे खुद मार लिए। पिताजी, ठेकेदार ने हमारे साथ चालाकी की है। उसने आधे रुपए खुद खा लिए। हम मजदूरों को हड़ताल करनी चाहिए। बेटा, अगर हड़ताल करेंगे तो वो हमें निकाल देगा और हमारी जगह नए मजदूर रख लेगा। तुम चिंता मत करो, सबकी करनी अपने साथ है। अगर राहुल ने हमारे साथ बेईमानी की है तो उसे कभी न कभी अपनी करनी का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। एक दिन जब मंगरू भाले से एक चट्टान तोड़ रहा था तो उसे चट्टान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मंगरू ने जब चट्टान थोड़ी और तोड़ी तो उससे सेब के बराबर एक हीरा निकला। ठेकेदार राहुल उस दिन खान पर नहीं आया था। मंगरू हीरा लेकर अपने घर गया और उसने वह हीरा एक सुनार को दिखाया। इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं दे सकता। तुम्हें इसे शहर ले जाकर बेचना होगा। इससे पहले कि मंगरू हीरा शहर ले जा पाता, सुनार ने सारी बात जाकर ठेकेदार राहुल को बता दी। राहुल तुरंत मंगरू के घर पहुंचा और उसने मंगरू से हीरा छीन लिया। मंगरू का बेटा ठेकेदार से बोला, ठेकेदार जी, ये हीरा पिताजी को मिला है। इसका 50% हिस्सा उन्हें ही मिलना चाहिए। 50% छोड़ो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तुम सिर्फ मजदूर हो और मैं तुम्हें मजदूरी देता हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठेकेदार हीरा लेकर चला गया। पिताजी, ठेकेदार ने एक बार फिर हमारे साथ नाइंसाफी की है। बेटा, मैंने उस हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लिया था। ये देखो, भले ही ये टुकड़ा करोड़ों में ना बिके, लेकिन इससे कुछ लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। मंगरू ने हीरे का वह छोटा सा टुकड़ा शहर ले जाकर बेच दिया और शहर में एक मकान खरीदकर कपड़ों की एक दुकान खोल ली। वह अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। उधर ठेकेदार राहुल अपने लालची स्वभाव के कारण और ज्यादा हीरे पाने के लिए पागल होने लगा। उसने एक दिन सारे मजदूरों को छुट्टी पर भेज दिया और अकेले खान में जाकर खुदाई करने लगा। अगर मंगरू को यहाँ एक हीरा मिला है तो मुझे जरूर और भी हीरे मिलेंगे। खुदाई करते करते ठेकेदार को ध्यान ही नहीं रहा
कि वह मीथेन गैस के इलाके में आ गया है। जब वह थक गया तो बीड़ी पीने के लिए उसने माचिस जलाई। माचिस के जलते ही मीथेन गैस का भयानक विस्फोट हुआ और ठेकेदार उसी में मारा गया। भानु सिंह का परिवार गोरखपुर गांव में रहता था। भानु एक गरीब मजदूर था। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी पत्नी गीता को भी बड़े घरों में काम करने जाना पड़ता था। गरीबी के कारण उनके घर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंदू की पैंट फट गई है, उसके लिए एक नई पैंट तो ला दो। ये रोजाना गेंद बल्ला खेलने जाता है, तभी नीचे से अपनी पैंट फाड़ लाता है। अभी परसों ही मैंने उसकी पैंट ऊन से सिली थी। उसे सिल कर कब तक पहनता रहेगा? एक नई पैंट ला दो। ये पैंट छोटी हो गई है, इसलिए उसे आती नहीं। एक तो इस समय का काम नहीं है, शिवानी की शादी करनी है और तुम्हें नए कपड़े खरीदने की पड़ी है। मैं अपने लिए खरीद रही हूँ क्या? पिछली होली की पैंट वो कब तक पहनता रहेगा? ठीक है, ला दूंगा। भानु सिंह के घर पर बहुत पुरानी अलमारी थी। गीता जब भी सफाई करने के लिए उस अलमारी को हटाने की कोशिश करती तो भानु उसे रोक देता। यह अलमारी मेरे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। इसे भगवान के लिए जैसी रखी है वैसे ही रखी रहने दो। इसकी सफाई मैं कर दूंगा। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो गीता ने सोचा, आज वो घर पर नहीं है, आज तो मैं इस अलमारी को हटाकर सफाई करके ही रहूंगी। गीता ने अपने बेटे की मदद से अलमारी हटा दी और दीवार की सफाई करने लगी। गीता ने देखा कि दीवार पर एक गोल काला निशान है। अरे, ये किस चीज का निशान है? गीता ने जैसे ही उस निशान पर अपनी उंगली रखी, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पहले पिताजी को आ जाने दो, तब हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। क्या पता इसमें कोई भूत प्रेत निकल आए। शाम को जब भानु घर लौटा तो गीता ने उसे दरवाजा दिखाया। जरा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती से जब रोशनी की गई तो उन लोगों ने देखा कि दरवाजे के लगभग 2 मंजिल नीचे एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। नीचे उतरने के लिए पहले हमें सीढ़ी बनानी होगी। भानु के परिवार ने 2 मंजिल की एक लंबी सीढ़ी बनाई और फिर दरवाजे के नीचे उतरे। गुप्त दरवाजे का रास्ता उन्हें एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया, जहां 3 सोने के बंगले बने हुए थे। विश्वास नहीं होता कि जमीन के अंदर इतने बड़े 3 बंगले हो सकते हैं। इनकी चमक तो अद्भुत है, सोने जैसे चमक रहे हैं। भानु के परिवार ने तीनों बंगलों के अंदर जाकर देखा। बंगलों के अंदर हर चीज सोने की थी। सोने के बर्तन, सोने की चारपाई, सोने का दरवाजा, सोने का सोफा। लगता है मेरे पूर्वज बहुत अमीर थे और उन्होंने ये 3 सोने के बंगले छुपा कर रखे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन तीनों बंगलों को बेच दें और अमीर बन जाएं? नहीं, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बाहर किसी को बताया कि हमारे पास 3 सोने के बंगले हैं, तो गांव के बड़े बड़े जमींदार हमसे किसी तरह ये बंगले छीन लेंगे। बाहर से हमें ऐसे ही गरीब बने रहना होगा। इन बंगलों का सोना हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। शिवानी बिटिया को नानी के घर से बुला लो, उसकी शादी का इंतजाम हो गया है। और तुम काम पर जाना बंद कर दो। सिर्फ मैं काम पर जाता रहूंगा ताकि गांव में किसी को शक न हो। सोने के बंगले मिलने से भानु की गरीबी दूर हो गई। भानु कोई दिखावा नहीं करता था और दूर के गांव जाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना बेच आया करता था। पापा, मेरी शादी पूरे धूमधाम से होनी चाहिए। इतनी शानदार शादी करो कि पूरा गांव देखता रह जाए। बेटी, अगर हमने ज्यादा खर्च किया तो गांव के लोगों को शक हो सकता है और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या आप तीनों बंगले चंदू के लिए छोड़ देंगे? मेरी शादी एक ही बार होनी है।
तो फिर उसमें कंजूसी क्यों? भानु की बेटी जिद पर अड़ गई, इसलिए भानु को उसकी शादी खूब धूमधाम से करनी पड़ी। इतनी शानदार शादी को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर एक मजदूर इतनी अच्छी शादी कैसे कर सकता है। अरे भाई भानु, तुमने अपनी बेटी की इतनी बढ़िया शादी कैसे कर दी? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पंडित जी, मैं 10 साल का था तब से मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने एक एक पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखा था। मैंने मकान नहीं बनवाया और सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च किया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। गांव में मोटू पतलू नाम के 2 चोर रहते थे। उन्होंने अक्सर भानु को शहर जाते देखा था। पतलू भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक तो ये भानु हर महीने शहर जाता है और फिर इतनी महंगी शादी। इसके घर पर फ्रिज, कूलर, टीवी सारे आइटम हैं। मजदूरी में इतनी कमाई कैसे हो सकती है? ठीक कहा, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो मोटू पतलू कपड़े बेचने वाले बनकर भानु के घर में घुस गए। उन्होंने नशीले रुमाल से गीता और चंदू को बेहोश कर दिया। पूरे घर की तलाशी लेने पर उन्हें गुप्त दरवाजा मिल गया। लगता है इस दरवाजे में ढेर सारी दौलत रखी हुई है। मोटू पतलू ने बिना देखे अंधेरे में ऐसे ही पैर बढ़ा दिया और वे दोनों 2 मंजिल से नीचे जा गिरे। शाम को जब भानु घर लौटा तो उसने देखा कि गीता और चंदू बेहोश पड़े हैं। भानु ने पानी के छींटे मारकर उन दोनों को उठाया। फिर वह गुप्त दरवाजे के अंदर गया तो उसने देखा कि 2 चोर नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। चोरों को जब होश आया तो वे एक खंबे से बंधे हुए थे और भानु का परिवार उनके सामने था। हम लोग रोजाना सीढ़ी हटाकर रख लिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि कभी न कभी कोई चोर आ सकता है। तुमने बिना देखे ही पैर बढ़ा दिया और 2 मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़े। हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? लगता है सिर पर चोट लगने के कारण इन दोनों की याददाश्त चली गई है। चलो अच्छा हुआ, वरना इन दोनों का कोई और इंतजाम करना पड़ता। भानु दोनों चोरों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर शहर के एक अस्पताल में भर्ती करके घर वापस लौट आता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।